गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड चल रहा है, सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में पिछली क्लास में मैंने आपको बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इसके अलावा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जो सिस्टमेटिक बॉटनी है, अर्थात जो आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं और उसके बाद इसके गुण और दोष देखेंगे। वैसे मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में आपको बताया भी है। बेंथम एंड हुकर दोनों वैज्ञानिक इंग्लैंड के निवासी थे और ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू से संबंधित थे, वहाँ पर ये कार्यरत थे। बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो मूल रूप से APD कैंडोले के क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इसके अलावा यह क्लासिफिकेशन पादप जातियों की स्थिरता और उनकी आकारकी को स्पष्ट करने वाला क्लासिफिकेशन है। यानी कि इस प्रकार के वर्गीकरण में पादप जातियों की स्थिरता का मतलब ये है कि पादप जातियों में समय के साथ साथ उनमें प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे स्थायी लक्षण विकसित हो गए जो उनमें जीवन पर्यंत मौजूद रहते हैं और उसके बाद की जातियों में भी मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पादप जातियों में स्थिरता और उनकी आकारकी को स्पष्ट करता है। इसके अलावा इस वर्गीकरण पद्धति की अगर बात की जाए तो यह वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति की श्रेणी में आती है। इसके अलावा बेंथम हुकर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 3 भाग। ठीक है। जेनेरा प्लांटेरम में जो 3 भाग है, उनमें अधिकतर जो भाग है वो किसके द्वारा लिखा गया? अधिकतर लिखा गया था ये अधिकतर भाग बेंथम द्वारा लिखा गया। ठीक है। और इस बुक में इन दोनों वैज्ञानिकों ने पादपों को प्राकृतिक पद्धति के आधार पर या पादपों को उनकी प्रकृति और आकारकी के आधार पर वर्गीकृत किया था। इस बुक में 202 पादप कुलों का वर्गीकरण किया गया है। 202 पादप कुलों का वर्गीकरण इस किताब में किया गया है। 202 कुलों में पादपों की संख्या है तकरीबन 97,205 पादपों का वर्गीकरण इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम वैसे देखें दोनों, तो इसके अंदर 202 पादप कुलों में 199 कुल तो किसके हैं? एंजियोस्पर्म के। 199 कुल है एंजियोस्पर्म के और बाकी के जो 3 कुल हैं वो किसके हैं? जिम्नोस्पर्म के। ठीक है। तो इस प्रकार से बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? पादपों की स्थिरता और उनकी आकारकी पे आधारित है। इसके अलावा बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में 202 पादप कुलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत 97,205 पादपों का वर्गीकरण है, जिसमें 202 पादप कुलों में से 199 कुल तो हैं एंजियोस्पर्म के और बाकी के 3 कुल किसके हैं? जिम्नोस्पर्म के हैं। साथ ही साथ ये जो वर्गीकरण पद्धति है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, ये भारत में और इंग्लैंड में वहाँ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है, वहाँ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन ही काम लिया जाता है। इसी तरह से हर्बेरियम में भी बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन ही काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है। अब हम इसके कुछ गुण और दोष के बारे में जानेंगे, वो क्या क्या हैं।
देखिए, गुण और दोष जानने से पहले मैं आपको बता दूं, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आपकी किताब में जो इसकी रूपरेखा है, आउटलाइन जो है वो विस्तृत रूप से दी हुई है। आपको एक चार्ट पर उसको अंकित करना है और उसको याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसके गुण और दोष के बारे में जानते हैं। देखिए, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग का मतलब ये है कि पादपों की पहचान करने के लिए बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन उपयुक्त है। व्यवहारिक अनुप्रयोग का मतलब ये है कि हमने किसी पादप को देखा, ठीक है, और हमने उसके कुछ आकार की गुणों या आकार की लक्षणों का पता लगाया और फिर दूसरे कुलों के पौधों के साथ उसकी तुलना की और इस आधार पर हम उस पादप की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक अनुप्रयोगों के साथ साथ जो विद्यालय, विश्वविद्यालय और पादप संग्रहालय है, महाविद्यालय के जो पादप संग्रहालय हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति को अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है। इसके साथ ही तीसरा इसका गुण ये है कि इसमें प्रत्येक वंश और जाति का अध्ययन वास्तविक स्पेसिमेन से किया जाता है। वास्तविक स्पेसिमेन का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल के दौरान जब आपको स्पेसिमेन दिए जाते हैं तो आपको ये बताया, आपको स्पेसिमेन दे करके ये कहा जाता है कि इसकी अब पहचान करनी है आपको। तो इस तरह से किसी भी स्पेसिमेन को देख करके बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के आधार पर हम उस पादप की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर चौथा गुण क्या है? डाइकोट का प्रारंभ एक गण से माना गया है। इसके अंदर डाइकोट का प्रारंभ एक गण है जिसका नाम है रेनेलीज, इससे माना गया है। जो कि इससे क्यों माना गया है? क्योंकि रेनेलीज ऑर्डर को जो वनस्पतिज्ञ है यानी वनस्पति विज्ञानी है वो इस गण को सबसे आदिम मानते हैं। तो इसलिए डाइकोट का प्रारंभ जो है वो किससे माना जाता है? रेनेलीज से बताया गया है। इसके साथ ही इस प्रकार का जो वर्गीकरण है यानी बेंथम हुकर के वर्गीकरण में वंशों को सरलता की दृष्टि से उपवंशों में भी बांटा गया है। यानी वंश है, कोई भी जेनेरा है, उस जीनस को आगे किस में बांट दिया गया है? उपवंशों में, यानी कि सब जेनेरा में बांट दिया गया है। इसके बाद मोनोकोट को डाइकोट के बाद रखा गया है। यानी जो मोनोकोट प्लांट है उसको किसके बाद रखा गया है? डाइकोट के बाद रखा गया है। देखिए, डाइकोट के बाद रखने का मतलब ये है कि विकास के क्रम में सबसे पहले, मतलब जो मोनोकोट है उससे पहले डाइकोट यानी द्विबीजपत्रियों का विकास हुआ है। मोनोकोट यानी एक बीजपत्रियों का विकास बाद में हुआ है, इसलिए मोनोकोट को बाद में रखा गया है, डाइकोट को पहले रखा गया है। ठीक है, दोनों की तुलना करें तो डाइकोट कैसा है? डाइकोट है आदिम और मोनोकोट है प्रगत। इसके ये तो गुण हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इस वर्गीकरण पद्धति में या इस वर्गीकरण में कुछ दोष भी हैं। उन दोषों को हम जानेंगे। देखिए, पहला दोष क्या है इसका? ठीक है, पहला दोष है कि जो डाइकोट और मोनोकोट है उनके बीच में रख दिया गया है किसको? जिम्नोस्पर्म को। डाइकोट और मोनोकोट इन दोनों के बीच किसको रख दिया गया है? जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया है। क्यों रखा गया है? इस दोनों के बीच रखने का मतलब ये है कि पहले डाइकोट का विकास हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म का हुआ है और फिर किसका विकास हुआ है? मोनोकोट का विकास हुआ है। जबकि ये जो अवधारणा है वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि डाइकोट से मोनोकोट और मोनोकोट डाइकोट और जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म पादपों का विकास किससे पहले हुआ है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट से पहले हुआ है। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अवधारणा है वो गलत है। इस तरह से इस वर्गीकरण पद्धति में डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना सही नहीं है। इसके बाद है दूसरा दोष। इसका क्या है? दूसरा दोष है कि पादपों को केवल एक या दो कृत्रिम लक्षणों के आधार पर ही जो बड़े वर्ग हैं उनमें वर्गीकृत कर दिया गया है।
देखिए, किसी भी पादप में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे उन पादपों की पहचान हम कर सकते हैं। तो केवल एक या दो लक्षणों के आधार पर ही बड़े वर्ग में उसको स्थापित कर देना सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि टैक्सोन में जो जाति होती है उनमें सबसे अधिक समानताएं होती हैं। जाति के बाद वंश में सबसे अधिक समानता होती है, फिर कुलों में सबसे अधिक समानता होती है, कुलों के बाद जो गण हैं उन गणों में सबसे अधिक समानता होती है, गणों के बाद ऊपर जो प्रभाग हैं, डिवीज़न हैं, उनमें समानता होती है, और उसके बाद किंगडम में समानता होती है। जो गण है उसके बाद क्लास में होती है, और क्लास के बाद डिवीज़न में, और डिवीज़न के बाद होती है किंगडम में। तो सीधे ही कुछ गुणों के आधार पर किसी पादप को वर्ग में रख देना सही नहीं है। पहले उन लक्षणों का भी पता लगाया जाता है जो जाति से या वंश से या कुल से या फिर ऑर्डर से संबंधित हो। ठीक है, सीधे ही हम उसको वर्ग में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि सीधे ही वर्गों में रखना अनुचित है। इसके बाद इसको देखो, दोबारा से समझें। इसका मतलब यही है कि अगर हमने किसी पौधे को, किसी पादप को उसमें दो तीन लक्षणों के आधार पर ही इस वर्ग में रख दिया है, ठीक है, यानी कि इस वर्ग में हमने रख दिया। अब कोई दूसरा जो पादप है या जो दूसरा कुल है, अब ये जो लक्षण इस वर्ग से तो संबंधित है ही है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा लक्षण उस दूसरे कुल से संबंधित हैं। ठीक है, इस कुल से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे कुल से संबंधित है। तो ये क्या होते हैं कि इस तरह से वर्गों में ऊपर स्थान अगर इसको हम दे देंगे एक दो लक्षणों के आधार पर, तो ये अपने अति समान, यानी कि अपने अति समान कुलों से दूर हो चुके हैं, यानी ऐसे कुलों से ये दूर हो जाते हैं जिनसे इनकी सबसे अधिक समानताएं पाई जाती हैं। तीसरा दोष इसका क्या है? तीसरा दोष है इसका, एक इसमें वर्ग है मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो ये जो वर्ग है ये समानता दिखाता है किससे? पॉलीपेटली से। ठीक है, ये पॉलीपेटली जो पादप हैं उनसे समानता दिखाता है। तो मोनोक्लेडी इससे समानता दिखा रहा है, और इससे इस वर्ग की जो सार्थकता है वो संदेहपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये इससे नज़दीकी संबंध नहीं दर्शा सकता। मोनोक्लेमाइडी एक अलग है, ये आता है एक बीजपत्री में, ये आता है जो द्विबीजपत्री हैं उनमें अधिकतर। ठीक है, इसके बाद है अगला जो इसका दोष है वो है जो आर्किडेसी कुल है। आर्किडेसी कुल को किसका आदिम माना गया है? मोनोकोट का आदिम माना गया है। आदिम माना गया है। ठीक है, और ये भी अवधारणा कैसी है? गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आर्किडेसी कुल जो है वो मोनोकोट का आदिम नहीं है, ये मोनोकोट का प्रगत है। ये जब आप एंगुलर पेरेंटल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आगे तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि आर्किडेसी मोनोकोट का आदिम यानी कि प्रिमिटिव कुल नहीं है। ये मोनोकोट का कैसा कुल है? एडवांस कुल है, यानी कि आर्किडेसी की उत्पत्ति बाद में हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी गलत माना गया है। इसके बाद आता है एक और कुल है इसके अंदर, वो है लिलिएसी। लिलिएसी में एक अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, और केवल एक अंडाशय वाले लक्षण के आधार पर ही इस लिलिएसी को दूसरे कुलों से अलग कर दिया है, जिनमें ऐसी समानताएं मौजूद हैं जो किसमें पाई जाती हैं? लिलिएसी में भी पाई जाती हैं। तो लिलिएसी को अपने अति समान कुलों से
केवल इस आधार पर अलग कर दिया गया है कि इसमें केवल एक अंडाशय उपस्थित होता है। तो ये अवधारणा भी गलत होती है बेंथम-हुकर की। तो ये है गुण और दोष। एग्जाम में बेंथम-हुकर क्लासिफिकेशन फुल डिटेल पूछी जा सकती है और साथ ही साथ इसके गुण और दोष भी 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये डिग्री वालों को और इंटीग्रेटेड वालों को दोनों को याद रखना है। इसके बाद आता है एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेंथम-हुकर क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब हम बात करेंगे एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंटल ये दोनों कैसे थे? ये थे जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो वर्गीकरण पद्धति है, इनकी द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? आइक्लर की प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? ये आइक्लर की प्रणाली पर आधारित है। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो एंगलर प्रेंटल क्लासिफिकेशन के जो सिद्धांत हैं वो आइक्लर की प्रणाली पर ही काम करते हैं। इसके बाद आता है इसमें जो बेंथम-हुकर क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को इंग्लैंड में जो सबसे ज़्यादा मान्यता और उसको फेमस करने का काम किस पर आधारित था? ये एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन पर ही आधारित था। यानी कि एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन बेंथम-हुकर के क्लासिफिकेशन का एक तरह से संशोधित रूप माना जाता है। इसलिए एंगलर प्रेंटल क्लासिफिकेशन को श्रेय दिया जाता है बेंथम-हुकर क्लासिफिकेशन को इंग्लैंड में उपयुक्त स्थान दिलाने का। इसके बाद आता है इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में जो पुष्पी पादप हैं, पादप समूह हैं, उनकी जाति वर्त और पुष्पों की जटिलता को ध्यान में रखा गया है। तो जाति वर्त व जटिलता को ध्यान में रखा गया है, ठीक है, पादपों की। इसका मतलब ये है जाति वर्त यानी कि फाइलोजेनी को यानी जाति वर्तीयता को ध्यान में रखा गया है। किसी भी पादप की उत्पत्ति कब हुई और उस पादप की उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति के समय उसकी संरचना कैसी थी और उत्पत्ति के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और वर्तमान स्वरूप आने तक उसमें जितने भी परिवर्तन हुए, उस उद्विकासीय इतिहास को पादप का क्या कहते हैं? जाति वर्त कहते हैं। तो एंगलर प्रेंटल में पादपों की जाति वर्तीयता को ध्यान में रखा गया और साथ ही साथ जटिलता को भी ध्यान में रखा गया। जटिलता का मतलब ये है कि उनके आकारकी में आमतौर परिवर्तन, इसके साथ ही पुष्प अंगों की जटिलता, पुष्प अंगों की जटिलता में जो लैंगिक अंग हैं उनकी जटिलता, ठीक है। तो विकास का क्रम जैसा कि सिद्धांत कहता है कि सरलता से जटिलता की ओर होता है, ठीक है। तो जटिलता जो है उसको भी इसके अंदर ध्यान में रखा गया है। एक किताब है दी नेचुरलाइकन फ्लेजन फैमिलियन। ये पुस्तक इन दोनों वैज्ञानिकों ने लिखी थी और इस पुस्तक में 23 भागों में पादपों का वर्गीकरण दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक पुस्तक लिखी दी नेचुरलाइकन फ्लेजी फैमिलियन। इस पुस्तक में 23 भागों में पादपों का वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो इस पद्धति की रूपरेखा है वो हम
आपको स्वयं बनानी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, बेंथम हुकर की जिस तरह से बनाओगे उसी तरह से एंगुलर प्रेंटल की बनाओगे, उसी तरह से हचिंसन की बनाओगे, और इन तीनों को एक चार्ट में बनाना है और उस चार्ट से ही आपको उसका अध्ययन करना है, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा गण और कुल और वर्ग हैं कि उनको यहाँ डिस्क्रिप्शन उनका यहाँ पर संभव नहीं है, छोटी सी क्लास है ये, ठीक है। लिखते लिखते ही इस पर पूरा आधा घंटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ संभव है नहीं, इसलिए आप उनको चार्ट पे बनाइए और चार्ट पर ही उनको आप अध्ययन कीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। इसके बाद आता है इसमें गुण और दोष क्या हैं। एंगुलर प्रेंटल क्लासिफिकेशन के गुण क्या हैं, पहले हम गुणों की बात कर लेते हैं। देखिए, एंगुलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन जो है उसका मेन कंसेप्ट क्या है कि यह पादपों की जाति वर्त और उनकी जटिलता पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो पहला गुण तो इसका ये है कि ये जाति वर्त व जटिलता को स्पष्ट करता है। पहला गुण इसका ये है। दूसरा गुण है इसका यह आइक्लर की पद्धति पर आधारित है, ये इसका दूसरा गुण है। यह आइक्लर की पद्धति पर आधारित है। तीसरा इसका गुण है कि इस पद्धति का विकास जैविक विकास का जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति के बाद इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का विकास हुआ है। तो उस आधार पर भी हम बता सकते हैं कि यह जाति वर्त और जटिलता को बताता है, क्योंकि जाति वर्त किससे स्पष्ट होती है, जैविक विकास के सिद्धांत से ही स्पष्ट होती है। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था ऑर्गन ऑफ स्पीसीज में। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में जाति वर्तीयता का विस्तृत वर्णन किसने प्रस्तुत किया, डार्विन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद इसके अंदर एक गुण और भी है जो इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था कि मोनोक्लेमाइडी ये जो वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग पॉलीपेटली से समानता दिखा रहा था, किसमें, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में। परंतु एंगुलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन में इस सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी मोनोक्लेमाइडी वर्ग को समाप्त कर दिया गया था, किसमें, एंगुलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन में। तो मोनोक्लेमाइडी वर्ग को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यानी इसको हटा दिया गया। इसके बाद आता है इसमें अगला जो इसका गुण है वो क्या है, देखिए ज़रा। अगला है इस वर्गीकरण प्रणाली में दो कुल, एक का नाम है कंपोजिटी और, ठीक है, दूसरा है ऑर्किडेसी। इन दोनों कुलों को, कंपोजिटी को तो माना गया है डाइकोट का सबसे प्रगत समूह है और ऑर्किडेसी को माना गया है मोनोकोट का सबसे प्रगत समूह है। जबकि बेंथम हुकर में हमने देखा था ऑर्किडेसी को किसका आदिम माना गया था, मोनोकोट का आदिम माना गया था। लेकिन ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं ऑर्किडेसी को मोनोकोट का प्रगत कुल है, ठीक है। तो कंपोजिटी और ऑर्किडेसी कुल जो हैं वो क्रमशः डाइकोट एंड मोनोकोट के प्रगत कुल हैं, ठीक है। प्रगत का मतलब होता है जो हाल ही में या वर्तमान समय में या जिसको उत्पन्न हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यानी कि जो बाद में उत्पन्न हुआ है उसको हम प्रगत कह सकते हैं। तो ऑर्किडेसी कुल कब बना, बाद में बना, यानी ऑर्किड जैसा पादप जो हैं वो बाद में उत्पन्न हुए हैं। कंपोजिटी के पादप भी बाद में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये आ जाते हैं प्रगत कुलों की श्रेणी में। इसके बाद आते हैं इसमें इसके दोष क्या हैं। ये तो हो गए इसके गुण। अब हम देखेंगे इसके दोष। कुछ कमियां भी हैं इस क्लासिफिकेशन में। पहला जो इसका दोष है वो है डाइकोट को प्रगत माना गया है, ठीक है।
इसके अंदर क्या माना गया है? डाइकोट को प्रगत माना गया है, डाइकोट को प्रगत माना गया है, जबकि वह मोनोकोट को आदिम माना गया है। यानी मोनोकोट की उत्पत्ति डाइकोट से पहले बताई गई है, जो कि कैसी है? ये गलत बात है, ये सही नहीं है, क्योंकि डाइकोट जो है वो पहले बना है, मोनोकोट बाद में बना है। यानी द्विबीजपत्रियों से ही एक बीजपत्रियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो इसका सिद्धांत अवधारणा है वो है गलत। इसके अलावा कुछ कुल ऐसे हैं, उन कुलों को जैसे बिट्टुलेसी, शैलीकेसी, कैजुराइनेसी, ये ऐसे कुल हैं, इन कुलों को प्रारंभ में ही रख दिया गया है। यानी इन कुलों को जब वर्गीकरण शुरू किया डाइकोट का, तो डाइकोट में इनको सबसे प्रिमिटिव मानकर इनसे ही शुरुआत की गई, जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है, ये विकास की अवस्था के साथ बाद में उत्पन्न हुए हैं, पहले उत्पन्न नहीं हुए। परंतु इस वर्गीकरण में वर्गीकरण की शुरुआत ही इन कुलों से कर दी गई है और इनको कैसा माना गया है? प्रिमिटिव माना गया है, जो कि गलत है। ठीक है, ये प्रिमिटिव नहीं है, ये कैसे हैं? ये एडवांस है। तो ये इसकी दूसरी कमी है। तीसरी कमी इसकी क्या है? देखें हम, एक और है गण सेंट्रोस्पर्मी को रेनेलीज से पहले रखा गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि सेंट्रोस्पर्मी का विकास बाद में हुआ है। रेनेलीज को अधिकतर वनस्पतिज्ञ कैसा मानते हैं? सबसे आदिम गण मानते हैं। तो सेंट्रोस्पर्मी रेनेलीज से पहले कैसे रखी जाएगी? अगर इसका विकास पहले हुआ हो तब रखी जाएगी, जबकि ऐसा है ही नहीं। रेनेलीज ऑर्डर का विकास पहले हुआ है, यानी रेनेलीज ऑर्डर पहले आएगा, सेंट्रोस्पर्मी बाद में आएगा। तो ये इसकी अवधारणा गलत है। इसके बाद आता है दो कुल और भी हैं, एक का नाम है एरेकेसी और दूसरा है लेमनेसी। इनको लिलिएसी के बाद रखा गया है। दो कुल कौन से हैं? देखिए, एक तो है एरेकेसी और दूसरा है लेमनिएसी। इन दोनों कुलों को लिलिएसी के पहले रखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि इन दोनों को पहले रखा ही नहीं जाना चाहिए। वास्तव में ये दोनों फैमिलियाँ किससे निकली है? लिलिएसी से ही निकली है, यानी लिलिएसी का ही व्युत्पत्ति रूप माना जाता है इन दोनों को। तो ये इसकी अवधारणा गलत हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, इसके गुण और दोष। इसी तरह से बेंथम हुकर का भी हमने देखा। इन दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार करोगे, ठीक है। और दो तीनों क्लासिफिकेशन, एक और भी आएगा हचिसन का क्लासिफिकेशन, उसको हम कल पढ़ेंगे। और इन तीनों को आप चार्ट पे तैयार करोगे और खुद ही इनका अध्ययन करोगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी आउटलाइन बनाना संभव नहीं है टाइम के चलते। क्लासरूम होता तो ज़रूर मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ टाइम कम रहता है, इसलिए यहाँ संभव है नहीं। और इनके गुण और दोष और इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा और सिद्धांत आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हचिसन की वर्गीकरण पद्धति। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।